न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। मणिपुर के मुद्दे को लेकर सोमवार को भी संसद के दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ और इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हम इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। पता नहीं विपक्ष क्यों इस पर चर्चा नहीं चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दें और यह महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में भी यूपी के ज्योति मौर्य जैसा कई मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर की ज्योति ने दारोगा बनने के बाद अपने पति प्रियरंजन को छोड़ दिया, तो कटिहार की बबली ने सिपाही बनते ही शेखर से बेवफाई कर डाली। हाथ में शादी की तस्वीर लेकर दर दर भटकते और लोगों को दिखाते ये है मुजफ्फरपुर के प्रियरंजन। प्रियरंजन की पत्नी का नाम है ज्योति। प्रियरंजन का दावा है कि उसकी ज्योति भी उत्तर प्रदेश की ज्योति जैसी ही निकली, जिसे पढ़ा लिखा कर दारोगा बनाया। ज्योति की पढ़ाई पर करीब 40 से 50 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, लेकिन दारोगा बनते ही वो बेवफा हो गई। अब वो कटिहार में पोस्टेड है, अपने बैचमेट दारोगा के साथ रहना चाहती है। प्रियरंजन का कहना है कि ज्योति उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती है। अब जब हम इसे वो बोले कि सुनो, हम तुम्हारे पास बच्चे को लेके आ जाते हैं कटिहार, तुम्हारा पोस्टिंग हो गया, रहते हैं, फिर जो कुछ मदद कर देना पैसे से कि हम अपना धंधा यहाँ स्टेबल करेंगे। और मुझे धमकाने लगी और फोन मेरा काटने लगी और मेरे फोन को ब्लॉक कर दी। प्रियरंजन पुराने दिनों को याद कर बेहद भावुक हो जाते हैं। प्रियरंजन बताते हैं कि मोहल्ले की ही रहने वाली ज्योति से साल 2005 में उन्हें प्यार हुआ था। 2009 में दोनों ने घर से भागकर शादी रचाई। कुछ समय बाद ज्योति और प्रियरंजन पटना में रहने लगे, लेकिन दारोगा बनते ही वो बदल गई। उसे अपने 10 साल के बेटे पर भी मोह नहीं आया। मेरा बेटा वो वहाँ पे 5-5 दिन तक रखे रहती थी और बहुत कुछ मेरा बेटा भी देखा वहाँ पे रहते हुए। अब जरा शेखर से मिलिए। हाथ में फाइलों का बंडल लिए ये है कटिहार के शेखर सिन्हा। इनका हाल भी कुछ मुजफ्फरपुर के प्रियरंजन और उत्तर प्रदेश के आलोक मौर्य जैसा ही है। शेखर ने जून 2005 में कटिहार सुनौली दुआसे की रहने वाली बबली से शादी कर ली। बबली को पढ़ा लिखाकर सिपाही बना दिया, लेकिन सिपाही बनते ही बबली भी बेवफा हो गई। शेखर का आरोप है कि पटना के श्री कृष्णपुरी थाने में तैनात बबली का BMP 5 के जाकिर हुसैन के चक्कर में परिवार और 2 बच्चों को उसने छोड़ दिया। यही नहीं, पिछले साल दोनों ने साजिश रचकर शेखर को जेल भी भिजवाया था। शेखर का कहना है कि उन्होंने हर स्तर पर गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। पढ़ाई लिखाएं, उसको सारा चीज जितना भी जो भी चीज था सारा सुविधा का उपलब्ध करवाएं। पैसा नहीं था, प्रॉब्लम था, तो गाँव की जमीन जो है उसको गिरवी रख करके सारा उसका व्यवस्था किया। हम हर सुख का ख्याल रखें। यूपी के ज्योति मौर्य का मामला सामने आने के बाद बिहार में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामले समाज में कमजोर हो रहे रिश्तों की गवाही देते हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अब बात एक और बेवफा पत्नी सीमा हैदर की, जो अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि सीमा का मददगार कौन है, जिसकी मदद लेकर वो यहां भारत आई है।
दिमाग में जब सरहद को पार करने का इरादा जगा तो कई सवालों ने भी जगह ली। सवाल कि अगर सरहद पार करनी है तो कैसे की जाए, कैसे बिना इजाजत दूसरे मुल्क में छिपकर पहुंचा जाए, वो भी उस मुल्क में जिसकी सच्चाई और रिश्तों के बारे में सीमा गुलाम हैदर बेहतर जानती और समझती है। सीमा जानती थी कि ये राह इतनी आसान नहीं होगी जितना उसने सोच रखा है, और ऐसे में उसके दिमाग में नेपाल की सरहद घुसपैठ के लिए बेहतर जरिया दिखाई दी। लेकिन सुरक्षा बलों के कड़े पहरे वाली नेपाल की सीमा को पार कर सीमा हैदर भारत तक कैसे बिना किसी की पकड़ के पहुंच गई, ये सवाल अब तक जांच एजेंसियों के गले की फांस बना हुआ है। जब उसकी चेकिंग हुई थी तो रात का पहर तक, क्योंकि सुबह 7 बजे बस निकली थी और बॉर्डर के पास अंधेरा हो चुका था, और इसी का फायदा यहाँ पर सीमा हैदर ने उठाया था, क्योंकि उसके साथ 4 बच्चे भी थे और वो सभी कोशिश ये कर रहे थे कि वहाँ से जाएं। और जब ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जब चेकिंग की गई थी तो सीमा हैदर ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया था, या उसके साथ कोई और था, या कैसे वो वहाँ से मूवमेंट करके निकली थी। क्योंकि उसने जब सिस्टी बस सर्विस के मालिक से बात की थी तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या आपके पास भारतीय आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर नेपाल के नागरिक या फिर भारतीय नागरिक को ही आसानी से उस बॉर्डर से निकाला जाता है। तब उसने ये बताया था कि हाँ उसके पास आइडेंटिटी है, और इसी वजह से वो वहां से आसानी से निकल गई। और इस पूरे मसले पर अभी भी जो यूपी एटीएस की टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में रहकर भारत आने की पूरी रिसर्च की थी। उसने नेपाल से भारत जाने वाले कुल 8 बॉर्डर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी, ताकि उसे पता लग सके कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है और भारत नेपाल के मौजूदा वक्त में रिश्ते कैसे हैं। कहीं सरहद पर चेकिंग अभियान तेज तो नहीं। जांच एजेंसियां पूछताछ में ये बात साफ कर चुकी हैं कि सीमा हैदर बेहद ही शातिर दिमाग की है। भले ही एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला हो, लेकिन शक की सुई अब भी सीमा हैदर के इर्द गिर्द घूम रही है। सीमा पढ़ी लिखी होने का तो दावा नहीं करती, लेकिन उनकी बोलचाल और भाषा उसके तजुर्बे को दिखाती है। नेपाल में किस बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और कहां से घुसपैठ करनी है, इसकी बड़ी तैयारी सीमा ने कई महीनों तक की है। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। इसके लिए उसने भारत और नेपाल सीमा की 8 बॉर्डर को पॉइंटेड किया था और उसकी पूरी रेकी की थी। उसके बारे में जानकारी जुटाई कि किस बॉर्डर से उसे आसानी से जाने में सहूलियत होगी, और इसीलिए उसने जब काठमांडू का टिकट काटा पाकिस्तान से तो उसके बाद उसने ये कोशिश की कि पहले उसकी जानकारी जुटा ली। तो उसने जो 8 बॉर्डर हैं जो काफ़ी संवेदनशील कहे जाते हैं, क्योंकि जब भी भारत और नेपाल के नागरिक यहाँ से उधर, उधर से इधर जाते हैं तो वो इन 8 बॉर्डर से होकर उन्हें आगे जाना पड़ता है। तो जो 8 बॉर्डर थे जिसको उसने पूरा खंगाला था, उनमें सुनौली बॉर्डर था, बनबसा का बॉर्डर था, रक्सौल था, सिद्धार्थनगर था, सीतामढ़ी था और काकड़भिट्टा, जोगबनी और सिलीगुड़ी। ये 8 बॉर्डर ऐसे थे जहां से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर दाखिल हो सकती थी, लेकिन उसे बताया गया कि सभी बॉर्डर खासा यहां पर चेकिंग करने वाले बॉर्डर हैं। सीमा गुलाम हैदर को भारत नेपाल की सरहद पर एसएसबी के होने का इल्म था। सीमा पहले सुनौली बॉर्डर से होकर भारत में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दावा है कि किसी तीसरे शख्स ने इस बॉर्डर पर ज्यादा खतरा होने का हवाला देकर उसे उस बॉर्डर को क्रॉस न करने की सलाह दी थी। सुनौली और रक्सौल बॉर्डर को लेकर दावा किया जाता है कि वहां सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। ऐसे में सबसे ज्यादा चलने वाले बॉर्डर सिद्धार्थनगर को आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने चुना था। राजस्थान की रहने वाली अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में अपने दोस्त से मिलने जा पहुंची। वो अब अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में है। वहीं अंजू के पति ने अब गुहार लगाई है। प्यार चढ़ा परवान, अंजू सीमा पार, नसरुल्लाह से था इकरार, फेसबुक से हुआ करार, 2 बच्चों को छोड़ अंजू वाघा पार। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो आजकल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में बना हुआ है। बच्चे बच्चे की जुबान पर सीमा का नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन इस नाम के बीच एक और नाम ने सुर्खियां बटोर ली है, जो है अंजू। अंजू जिसने प्यार के परवान में बॉर्डर पार कर दिया और पाकिस्तान पहुंच गई।
अंजू के प्यार की कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुई। 34 साल की अंजू की 29 साल के नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई, जो पहली दोस्ती और फिर बाद में प्यार में बदल गई। और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। जिस शख्स से मिलने के लिए अंजू पाक पहुँची है वह वर्तमान में एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। नसरुल्लाह अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा की छोटी सी जगह में रहता है। अंजू का कहना है कि उसने ट्रैवल वीजा के लिए अप्लाई किया था। कौन है अंजू? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ जन्म। साल 2007 यूपी के अरविंद से हुई थी शादी। अरविंद से शादी के लिए अंजू ने किया था धर्म परिवर्तन। भिवाड़ी में एक कंपनी में काम करता है पति। 34 साल की अंजू के हैं 2 बच्चे। 15 साल की बड़ी बेटी की उम्र है 6 साल। 34 साल की अंजू का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। शादी के बाद अंजू पति अरविंद के साथ अलवर की भिवाड़ी में रहती है। भिवाड़ी में जय मार्ग में किया जय मार्ग ऑफिस में ही काम था। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। पति का कहना है कि वह एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है और 15,000 की सैलरी में घर का गुजारा कर रहा। 15,000 की जॉब करते हो? हाँ तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उसने? वो बाहर जॉब के लिए कह रही थी। अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी घर से जयपुर के लिए निकली थी और कह रही थी कि सहेली से मिलने लाहौर जाना है। पति को यह नहीं पता था कि लाहौर पाकिस्तान में है। इस बीच अरविंद ने अंजू को काफी बार फोन भी लगाया, लेकिन फोन बंद आया। सीमा और अंजू की कहानी में काफी कुछ एक जैसा है। दोनों प्यार के चक्कर में अपने मुल्क से बाहर निकली, दोनों पूछताछ का सामना कर रही हैं, दोनों को ऑनलाइन प्यार हुआ। हालांकि सीमा की पबजी तो अंजू की फेसबुक पर बातचीत की शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर के भिवाड़ी के टेरा अलीगंज सोसाइटी की रहने वाली अंजू पाकिस्तान में अपने दोस्त के घर चली गई। अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद आज अंजू ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत की। वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत हुई, जिसमें उसने कहा कि एक महिला होने के नाते जब मैं दोस्त और उसके परिवार से मिलने आई हूं तो प्यार अफेयर की बातें की जा रही हैं, लेकिन इन बातों में अभी सच्चाई नहीं है। वो जल्द ही भारत लौटने वाली भी हैं। उन्होंने कहा कि वो वापस पाकिस्तान फिर आएंगी। इस बारे में वो भारत आकर जवाब देंगे। पाकिस्तान में शादी करने के सवाल पर अंजू ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, यह केवल मीडिया के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। वो फिलहाल पाकिस्तान में दोस्त और उसके परिवार के साथ रह रही हैं। वहीं सोसाइटी में रहने वाले अंजू के पड़ोसी बबलू यादव ने बताया कि अंजू यहां रहती थी, लेकिन इस बारे में किसी को कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन कल शाम को उन्हें इसकी जानकारी मिली कि अंजू पाकिस्तान चली गई है। अंजू से वीडियो कॉलिंग के जरिए परिजनों की बातचीत हुई है। इस दौरान वो उनके पास मौजूद थे। अंजू से खास बातचीत में लगा कि वो डरी और सहमी हुई है और उन्होंने कहा कि वो परिवार से कुछ छिपा रही है। मैम राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 राजस्थान से। हेलो हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। मैम न्यूज़ 18 राजस्थान से बोल रहा हूँ, राजेंद्र शर्मा। बोलिए मैम आप पाकिस्तान में अब कहाँ हो और कब तक आपका वापस आने का जो है वो क्या प्लान है? सर बहुत जल्दी आ रही हूँ, आप ऐसे मतलब मैं ऐसी जगह हूँ इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है छोटा कि मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ। तो परिवार से लगातार संपर्क है आपका यहाँ? अभी बातचीत हो रही है आपकी? बस आ गई, थोड़ा लेना भी चाहिए। मेरे यहाँ की तो है, उनके यहाँ आ गई, रुक गई। एक काफी अनजान की तरह आती है। तो पाकिस्तान का जो अब आप गई तो वहाँ किस तरीके से अब 3-4 दिन का आपका अनुभव है और क्या दोस्त हैं आप? दोबारा से
फैमिली है पूरी उनकी तरफ का, तो अच्छा अनुभव आने रहते हैं पीएम के प्रति जी। सर आपका क्या दोनों दोस्त कहे जाते हैं, यहाँ एक मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक सवाल उठ रहा है कि दोनों सगाई करने वाले हैं या शादी करने वाले हैं, क्या ये इन बातों में कितना वो है? ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ये है ना, मैं फीमेल हूँ और सबको ही पता चला है, फेसबुक फ्रेंड है और उनके लिए इधर आई हो, तो फिर ये बात तो बनेगी ना सर। मीडिया वाले यहाँ तो आए नहीं, मेरे को देखा इधर की मीडिया में नहीं है ना, वो सिर्फ वैसे ही बोल रहे हैं। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ कि मीडिया के हवाले से उधर से जो चीजें आ रही है, क्योंकि आप जो बताएंगी वो ही सच है, क्योंकि आप इस बारे में आपसे ज्यादा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आप जो बताओगी वो ही जो सबसे जो रिस्पॉन्सिबल है वो आप हैं। जी बिल्कुल सर, मैं भी चाहती हूँ, बता रही हूँ कि यही है जो मैं बोल रही हूँ, आप वो बात मानो, उसे बन जाएगी। तो अभी आपका मतलब उधर केवल घूमने का जाने का वो रहा है कि या शादी करने की कोई प्लानिंग है, इस तरीके की कोई बातचीत है, ऐसा कुछ है? घूमने के लिए ठीक है सर। जी मैम, आप सुन पा रही है मेरे को? नहीं, आप तो मेरे तो यही पूछना चाह रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी में रहने वाले बबलू यादव जी। सर, क्या जानकारी रखते हैं आप? सीमा कब से जो अंजू है कब से रहती है और किस तरीके से परिवार रहता है? ये 1-1.5 साल से इस आई ब्लॉक में शिफ्ट हुए हैं, 1.5 साल के समथिंग हो गए इनको। बाकी ज्यादा चर्चा नहीं थी और नॉर्मल फैमिली की तरह ये लोग रह रहे थे। बाकी इनका पति इंडो कंपनी में काम करता है, होंडा में, और ये खुद भी होंडा में काम करती थी गार्ड रूप में। हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी बबलू यादव जी। सर, क्या जानकारी रखते हैं आप? सीमा कब से जो अंजू है कब से रहती है और किस तरीके से परिवार रहता है? ये 1-1.5 साल से इस आई ब्लॉक में शिफ्ट हुए हैं, 1.5 साल के समथिंग हो गए इनको। बाकी ज्यादा चर्चा नहीं थी और नॉर्मल फैमिली की तरह ये लोग रह रहे थे। बाकी इनका पति इंडो कंपनी में काम करता है, होंडा में, और ये खुद भी होंडा में काम करती थी गार्ड रूप में। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौटकर तुरंत आते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। स्थापित हो रहे, मैं इस घटना से आहत था, मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था, मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू? मैंने कौन सी गलती की है? मेरी गलती क्या है? मैं किस चीज की माफी मांगू? मैंने 2008 में आपको 6 एमएलए लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया, और उसके बाद आज वो मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया, और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने
कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने अपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने। कितने दिन के लिए निकाला? अब मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मार्शल ने नहीं निकाला, इन सारे लोगों ने मुझे। अब कौन से मंत्री शामिल थे निकालने? मुझे कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। देखिए, जेल जाने के लिए मेरे झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने तो एक महिला की 2 बेटियों की शादी थी, मेरी जेब से 3,84,000 रुपए मैंने देके उसकी बच्चे की शादी कराई। और ये मुझे मेरे मुकदमे लगाया मेरे अपहरण का। मैं इनका मंत्री था तो मुझे गिरफ्तार कर लेते, अभी भी मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं इनका वेलकम करता हूं। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे। राजस्थान की जनता, राजस्थान की सड़कों पर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा 2023 के दिसंबर में। गुड़ा जी, इतना सब कुछ आपके साथ हुआ तो आप लाल डायरी के जो तथ्य हैं वो आप छुपा क्यों रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था। मैं टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष के सामने, मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको? देखिए, मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा। मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको दे के और टेबल कर रहा था। मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी? मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घुसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ। मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था इन लोगों ने। ये भी छीन लेंगे आपसे फिर? मेरे छीन लेंगे तो मैं लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा। आप मीडिया चौथा स्तंभ में लोकतंत्र का कंध। तो मीडिया को दिखाइए ना, आप क्या है? देखिए, वो उनसे पूछो, वो डायरी उन्होंने मेरे से क्यों छीन ली? वो डायरी छीनना